हेलो दोस्तों, मैं एक ऐसी माँ और बेटे की स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपको सचमुच बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और अगर पसंद आए तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और मेरे स्टोरी पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेज तपती हुई धूप में जब मैं अपने घर पर पहुंचा था ही तो कुछ ही देरी के बाद दरवाजे पीटने के बाद मेरी माँ ने दरवाजा खोला। मैं तो बहुत थका थका हुआ था, पसीने से भीग भी चुका था। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मेरी माँ ने मुझे बिठाया और सबसे पहले मुझे ठंडे ठंडे गिलास का एक पानी लाकर दिया। और फिर मुझसे कहने लगी कि देखो ना बेटा, घर का सारा काम मैंने ही किया है। यहाँ तक कि झाड़ू पोछा बर्तन सारे कपड़े पड़े हुए थे, सब मैं ही सब साफ की हुई हूँ। घर में बहू आ गई है, लेकिन अब इन हड्डियों में इतना दम तो नहीं है कि मैं घर भी संभालूं। और तुम अपनी पत्नी को जाकर देखो तो आखिर वे करती ही क्या है। बहू मैंने लाई थी शौक से कि घर का सारा काम करेगी संभालेगी, लेकिन मुझे ही बहू के आने के बाद भी सारा घर की जिम्मेदारी संभालना पड़ रहा है। जाकर आखिर तुम देखो कि बहू आखिर क्या कर रही है। मैंने भी अपने माँ को बोला और माँ को बैठाकर मैं भी माँ को पानी पिलाया और बोला, माँ तुम बैठो, मैं तो आज उसकी खैर नहीं, मैं जाकर देखता हूँ आखिर वह मालिकिन की तरह क्यों घर में पड़ी रहती है। मैं तमतमाते हुए मैं जब अपनी कमरे में गया तो मैं देखा कि मेरी पत्नी सुकून से बेड पर बहुत आराम से सोई हुई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उस पर इतना गुस्सा आया कि मैं अपनी बेटी रिया को वहां पर सोता हुआ देखकर भी मैं सुरभि पर अपनी पत्नी सुरभि पर गुस्साने लगा और कस कस कर चिल्लाकर आवाज देने लगा, सुरभि सुरभि, यहाँ पर तुम इत्मीनान से आराम कर रही हो? मैं ऑफिस में दिन भर थका हुआ हारा हूँ और माँ माँ तुम्हारे बारे में ऐसी क्या क्या बातें कर रही है। बेचारी सुरभि तो उठी ही और मेरी बेटी भी उठ गई, साथ में रिया वो बहुत ही रोने लगी। सुरभि रिया को दूध का बोतल देकर उसे चुप कराई और वहां से ले गई दूसरे कमरे में। मैं भी सुरभि के पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन सुरभि ने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी बेटी रिया को सुलाने लगी। मेरी माँ दरवाजे के पास से कान लगाकर सुन रही थी मेरी और सुरभि की बातें। मैं जब बाहर गया तो माँ बोली, देख लिया ना बेटा, तुमने खुद अपनी आंखों से आज देख लिया ना, मैं तो ज्यादातर घर में काम सब कर ही लेती हूँ और तुम्हारी पत्नी तो बस आराम करती है और अपनी बेटी को ही देखती है। उसी तरह से शाम गुजरा। शाम के बाद जब फिर रात हुआ, मैं खाना पीना खाकर जब बेड पर आया तो सुरभि अपनी बेटी यानी कि रिया को सुला रही थी। रिया जल्दी सो ही नहीं रही थी, उसे अभी भी मेरी शायद आवाज़ सुन रही थी। रिया तो अभी मात्र 2 साल की थी, लेकिन वो अभी भी दो दूध बोतल का ही पीती थी, खाना उतना कम ही खाया करती थी। फिर क्या था, मेरे बहुत बोलने के बाद भी सुरभि मेरी तरफ एक सब जवाब नहीं दी, क्योंकि उस समय रिया मेरी और सुरभि की बातें सुनती थी। बच्चे के भी तो कान होते हैं, आँख होते हैं, वह जो देखते हैं वही तो करते हैं। और फिर क्या था, सुरभि फिर से उसे लेकर दूसरे कमरे में जा गई। जब सो गई तो फिर मेरे पास आई और बेटी को भी लेकर आई थी। बेटी सोई हुई थी, इसलिए सुरभि बोली, आप मुझसे बाद में बात कर लीजिएगा, मैं बाद में आपसे बात करूँगी, अभी सुरभि सोई हुई है। लेकिन मैं अपनी पत्नी से बात करना चाह रहा था क्योंकि मेरी माँ हरदम मुझे टोकती थी कि तुम्हारी पत्नी को देखो, हरदम बेड तोड़ते रहती है, हरदम सोई हुई रहती है। लेकिन फिर क्या था, मैं जैसे ही सुरभि से सोचा बात करने के लिए कि फिर से मेरी बेटी रोने लगी और मेरी बेटी इतना रोने लगी कि फिर से सुरभि उसे दूसरे कमरे में लेकर चली गई। वो बहुत तेज तेज से रो रही थी, उस कमरे से भी मुझे आवाज आ रहा था, लेकिन मेरी बेटी को कोई भी देखने नहीं जा रहा था, ना मेरी माँ भी नहीं जा रही थी। बस मेरी माँ तो बोलते रहती थी कि हाँ तुम्हारी पत्नी बेड तोड़ते रहती है, लेकिन अभी तक मेरी बेटी सोई नहीं थी और उसे देखने के लिए कोई नहीं जा रहा था, बस सुरभि ही संभाल रही थी। लेकिन यह सब पर मेरा तो ध्यान बिल्कुल ही नहीं था और मुझे कब नींद लग गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब सुबह हुआ तो सुबह उठते ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला। मैं देखने जा रहा था कि आखिर सुरभि सोई भी कि नहीं, क्योंकि मेरी बेटी कब सोई मुझे पता ही नहीं था। और इतनी रात को जब सोई थी तो मुझे नींद बहुत ही कम लगा, इसलिए मेरा भी सर चकरा रहा था। मैं चाय के लिए आवाज़ दे रहा था, तभी माँ मेरे कमरे की तरफ से जा रही थी। तो मैंने माँ से कहा, मैं मेरे लिए एक चाय एक भिजवा दो। तो माँ फिर से मुझे पीछे फिर से आवाज़ दी और बोली कि अपनी पत्नी से बोलो ना कि तुम्हें चाय दे दे, दिन भर तो सोई ही रहती है, पलंग तोड़ते रहती है।
फिर क्या था, मैं चुप हो गया। सुरभि का बहाना बनाकर सुरभि ने अपनी बेटी का बहाना बनाकर बस दिन भर लेटी ही रहती है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा तो सिर खुद ही फटा जा रहा है। मैं जब कमरे से गया तो सुरभि फिर सोई हुई थी। मैंने फिर गुस्से से उसे पुकारा और उसे कहा, आखिर तुम घर में करती ही क्या हो सुरभि? मेरी इस बात से वह मुझे बहुत ही हैरानी से देखने लगी। वह बहुत जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और कमरे से फिर पैर पटकते हुए मैं बाहर चला गया। मैं अपनी माँ के कमरे में गया। आज तो मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी। मुझे देखकर शोर मचाने लगी। वे कहने लगी कि तुम्हें जरा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं है। अरे अपनी पत्नी का ही ख्याल सिर्फ रखते रहोगे, माँ के तो जैसे भूल ही गए हो। मैं तो जब भी आती हूँ तुम्हारी पत्नी को आराम करते ही हुई देखती हूँ। मेरी दीदी यह सब मुझसे कह जा रही थी, घर में वे करती ही क्या है। मेरी दीदी भी बोल रही थी, मैं लेकिन करता भी तो क्या। मैं चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं किचन में चला गया खुद से चाय बनाने। जब मैं किचन में गया तो मेरी पत्नी वहां पर मौजूद थी। वे सभी के लिए चाय बना रही थी और नाश्ते की भी तैयारी कर रही थी। मेरी माँ को लीवर का प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी पत्नी उनके लिए परहेज का ही हरदम खाना बनाती थी। वो पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। मुझे ज़्यादा चटपटा खाना पसंद है तो इसलिए मेरे लिए अलग और माँ के लिए अलग खाना बनाती थी। और दीदी भी आज आई हुई थी तो उनके पसंद का भी आज खाना बना रही थी। बहुत ही मेहनत करती थी। कभी कभी तो मेरी पत्नी इतनी बिजी हो जाती थी कि माँ थोड़ा बहुत अपने लिए खाना अपने से भी कभी जभी बना लेती थी, क्योंकि वह माँ सादा ही खाना बनाती थी। फिर क्या था, आज मेरी दीदी का भी पसंद का खाना बनाई थी। इसी प्रकार से मेरी पत्नी अभी चाय मुझे देकर फिर से अपने काम में बिजी हो गई थी। मैं यह सब देख रहा था, लेकिन मुझे तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैं फिर से अपने कमरे में चला गया और तैयार होने लगा। इधर मेरी पत्नी मेरे लिए और सभी घर वालों के लिए खाना बना उना कर वह भी खुद तैयार होने चली गई थी। वह नहा धो रही थी कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। फिर मैं माँ से ही खाना मांग लिया। फिर माँ मुझे वही ताना दी कि तुम्हारी पत्नी आखिर करती ही क्या है, जब से वह आई है फिर भी मुझे ही तुमको ध्यान रखना पड़ रहा है। और माँ किसी प्रकार से चिल्लाते हुए मुझे खाना कराए। मैं भी खा पी कर ऑफिस के लिए निकल गया। माँ के बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं उस समय इतना भी ध्यान नहीं दिया कि हाँ मेरी पत्नी ही तो सारा काम करके गई थी नहाने धोने। बस मैं तो माँ से खाना ही मांगा था। फिर भी मैं इन सब बातों को अनदेखा कर मैं ऑफिस के लिए चला गया। मैं ऑफिस से जब फिर घर पहुंचा तो फिर मेरी माँ वही सब रोना धोना लगी हुई थी कि देखो तुम्हारी बहन आई हुई है, तुम्हारी दीदी आई हुई है, फिर भी तुम्हारी पत्नी बस आराम से सो रही है। मैं जब फिर से कमरे में गया तो सचमुच सुरभि फिर से सो रही थी और रिया को इत्मीनान से सुला रही थी। मैं जब कमरे में गया तो सुरभि मुझे इशारों से शांत करवाई। मैं लेकिन चिल्लाने ही वाला था, लेकिन फिर अपनी बेटी को देखा कि सोई हुई है तो मैं भी शांत हो गया और फिर वहां से मैं चला गया। जब सुरभि फिर कमरे से बाहर आई तो फिर रिया रोने लगी तो मैं फिर सुरभि वहीं पर चल गई। मेरी बेटी की पेट में बहुत दर्द हो रहा था, वे बहुत ही ज्यादा रोने लगी। मैं जब गहरी नींद में सो रहा था, फिर से रात हो गई थी तो उसके फिर से रोने की आवाज आई। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और उसे कहा, तुमने तो सारा दिन अपनी नींद पूरी कर ली होगी सो सो कर, क्योंकि मैं जब ऑफिस से आया था तो तुम तो सो ही रही थी। बस मैं जानबूझकर मेरी नींद को ही हराम करती हो। जानती हो कि मैं रात को ही सिर्फ सोता हूँ, इसलिए बेटी को जानबूझकर रुला देती हो। इसे थोड़ा सा भी शांति से सुला नहीं सकती हो, बस अपने तो दिन भर सो लेती हो। रिया को उठाओ और दूसरे कमरे में चली जाओ। फिर क्या था, सुरभि चुपचाप उठी और बेटी को उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। मैं भी जब भी सुकून से सो गया था। अगले दिन मैं जब ऑफिस चला गया तो वहां सारा दिन मैं काफी टेंशन में रहा था मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम था और नींद भी पूरी नहीं हुई थी। मुझे चक्कर आ रहा था। अपने लिए चाय का कप मंगवाया और चाय पीने लगा, क्योंकि घर से तो चाय बिना पिए ही आया था। जब मैं सोकर उठा था तो सुरभि सोई हुई थी। न चाय बना था न नाश्ता, और माँ से भी मैं नहीं मांगा, क्योंकि मैं जानता था कि माँ से मांगूंगा तो फिर से माँ भी हंगामा करेगी। और सुरभि का तो रोजाना को हो गया है, वह कब सोती है कब जागती है मुझे क्या पता है। बस अपना तो दिन पूरा कर ही लेती होगी और घर पर है तो खा पी ही लेती होगी। बस मुझे ना मेरी नींद हराम हो जा रहा है रात को, और सुबह में चाय भी नहीं मिल पा रहा है। मैं ऑफिस में चाय ही पी रहा था कि बॉस ने भी बहुत सारा क्योंकि काम दे रखा था। चाय के साथ एक मैंने पेन किलर भी ले लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था। सुबह घर से निकलते हुए सुरभि ने लंच भी दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वह कब बनाई क्या की। बस मैं जा रहा था तो मुझे चाय तो नहीं मिला था, लेकिन हाँ नाश्ता जरूर दे दी थी। एक चाय पीने के 1 घंटे बाद जब मैंने लंच किया और फिर जो ऑफिस का काम बचा हुआ था वे मैं पूरा करने लगा।
ऑफिस का काम करते करते लगभग शाम के 7 बज गए। ऑफिस से छुट्टी हो जाती थी शाम के 7 बजे, लेकिन मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत खराब थी। मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था क्योंकि नींद पूरा नहीं हो पा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी पत्नी पर, लेकिन मैं क्या करता। मैं उस पर गुस्सा उतारने जाता हूँ तो वो वहाँ से चली जाती है या फिर चुप हो जाती है। वह हरदम एक शब्द भी मुझसे बात नहीं करती है, मुझसे जुबान भी नहीं लगाती है। पता नहीं माँ कैसे कहती है, लेकिन हाँ, घर का काम करते हुए भी मैंने उसे उतना नहीं देखा हो। जब देखता हूँ ऑफिस जाता हूँ तो वह आराम करती है। सुबह सुबह तो काम करते हुए देखा हो, लेकिन मेरी माँ कहती है कि वह बस तुम्हें दिखाने के लिए कहती है। तुम चुपके से उससे के सारे काम देखोगे तब तो। मुझे भी बहुत हैरानी होती थी, लेकिन मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एक तो सुरभि ने भी तंग किया हुआ था और ऊपर से मेरी माँ ने भी, और ऊपर से दीदी के भी दो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। उनके भी बच्चे घर में आए हुए थे तो शोर हंगामा हो ही रहा था। फिर 7 बजे तक मैंने अपना काम खत्म तो नहीं हो पाया था, लेकिन उसी समय छोड़कर मैं उसी वक्त अपने घर जा चुका था क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। मैं सोचा कि अब दूसरे दिन ही काम करूँगा। इसके बाद फिर मैं जब घर गया तो फिर से वही सब हंगामा स्टार्ट हो गया था। मेरी माँ और दीदी सुरभि के बारे में मुझे ताने दे रही थी। जब मैं कमरे में गया तो मेरी बेटी रिया सो रही थी। उसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई थी और सुरभि मुझे देख रही थी। मैं भी सुरभि में को बहुत गुस्से से देख रहा था और बोल रहा हो, देखो महारानी जी आज तो जगी हुई है। मुझे तो लगा कि सो रही होगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। और रिया की तबीयत बहुत ही खराब थी। मैंने अभी दवाई देकर उसे सुलाया है। सुरभि ने यही बोला। इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था जी। वे उठी और मेरे लिए पानी लेकर आई। सुरभि, मैंने उसे चाय बनाने के लिए कहा। वे चाय बनाने के लिए किचन में गई तो मान मेरे कमरे में आ गई और मेरे सामने बैठ गई। मैंने अपनी माँ से हाल चाल पूछा कि माँ कैसी हो, तो वे कहने लगी, सौरभ बेटा, तुम्हारी पत्नी अभी तो जाकर उठी है और दिन भर तो मैं ही सब काम कर रही हूँ, कुछ भी वे नहीं करती है। बस तुम्हारे सामने अभी उठ गई है और तुम बोले तो जाकर चाय बनाने लगी। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उठा, दलदलाकर सीधे पैर पटकता हुआ किचन में जाकर अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा। मैंने उसे कहा कि तुम दफा हो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ। यहाँ पर तुम आखिर क्या करती हो? यहाँ आराम करने आई हो? जबकि मुझे वह हक्का बक्का सी देखने लगी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत परेशान हो गई, कहने लगी, सौरभ क्या बात है, आप क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हैं? जबकि मैं उसे बहुत ही बोलने जा रहा था, घूरे जा रहा था। और मैंने उसे यह भी कहा था कि आदमी किस लिए आखिर शादी करता है कि वह अपनी पत्नी का उसको घर संभाले, अपने उसके माँ बाप को संभाले, बच्चे का ख्याल रखे, और तुम आखिर दिन भर घर में आराम करते रहती हो। माँ इस हालत में भी, इस उम्र में भी घर का सारा काम करती है, और दीदी तो बेचारी मेहमान बनकर 10 दिनों के लिए आई है और तुम उन्हें भी नहीं छोड़ी। उनके आने के बाद भी तुम्हारा वही नौटंकी है। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जबकि सुरभि मुझे परेशानी से देखे जा रही थी, कहने लगी कि सौरभ, मैं सारा काम खुद ही करती हूँ और अब सारा काम करने के बाद मैं कमरे में जाकर आराम कर रही थी। पूरी रात रिया ने मुझे सोने नहीं दिया था, जबकि मैं इसी बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, मैंने खुद कल अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम क्या कुछ करती हो क्या नहीं। जब मैं आया तो तुम सो रही थी। सुरभि चुप रही, कुछ नहीं बोली, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जानती थी कि गुस्से में एक आदमी को चुप होना ही बेहतर है। मैंने गुस्से से उसे कहा कि तुम दफा हो जाओ, चली जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ और जितना मर्जी आराम करो वहाँ पर। वे चुप हो गई और जाकर उसने अपने सीधे भाई को फ़ोन किया। कुछ ही देर में उसका भाई उसे लेने मेरे घर पर आ गया। उसने अपना और रिया का सामान पैक कर लिया था। जब मैंने देखा कि वे सचमुच जा रही है, मैंने लेकिन अपनी बेटी रिया को उसको ले जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन वह बहुत बोलने लगी कि आप नहीं संभाल पाइएगा। मैंने फिर भी गुस्से में जीत करके उसके बक्से से अटैची से रिया के सारे सामान निकलवा लिए बाहर। वो बहुत गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी कि मेरी बेटी को मेरे साथ जाने दीजिए, उसे आप नहीं संभाल पाइए, उसकी तबीयत भी बहुत खराब रहती है, वो अभी छोटी बच्ची है। लेकिन मैंने बोला कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, आखिर वैसे भी घर में आखिर तुम दिन भर करती ही क्या हो, बस रिया को ही तो संभालती हो। वैसे भी सारा काम तो माँ ही करती है और रिया को भी माँ संभाल लेगी। वैसे भी मैं जॉब ऑफिस से आया होगा तो मैं भी रिया को देख लिया करूँगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर क्या था, उसका भाई, मेरी पत्नी का भाई बाहर गाड़ी में बैठा हॉर्न दे रहा था और इधर सुरभि बेचारी बेचैन
हो रही थी रिया को भी साथ ले जाने के लिए। सुरभि के मायके वाले बहुत ही अच्छे खाते पीते लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके हालात बहुत अच्छे हैं। हालात तो हमारे घर से भी बहुत अच्छे हैं। मैंने बस बाइक रखी हुई थी और ऑफिस दूर होने की वजह से मैं उसी से बाइक से ही अपना घर आता हूँ और ऑफिस जाता हूँ। एक तो गर्मी की वजह से मैं बाइक का इस्तेमाल भी बहुत कम ही करता हूँ, क्योंकि थोड़ा रास्ता भी सुनसान है ऑफिस का, इसलिए मैं बस से या ऑटो से या कोई सिक्योरिटी फील होती थी, इसलिए मैं बार बार हॉर्न बजाने पर अपने सुरभि को मैंने कहा कि जाओ ना तुम, अब तुम्हारा भाई बार बार हॉर्न बजा रहा है। फिर क्या, सुरभि भी चारों तरफ देखी और बिना माँ बाप को प्रणाम किए हुए, मुझसे बिना मिले हुए कि मैं जा रहा हूँ, अपनी बेटी रिया को उठाई और जाने लगी। मैंने भी उससे रिया को छीन लिया और गुस्से में उसे बाहर की तरफ मैंने ढकेल दिया। वे गिरते गिरते बची। वे रोते हुए जाकर अपने भाई की गाड़ी में बैठ गई और बार बार जाते हुए बार बार मुड़कर रिया को भी देख रही थी। फिर उसका भाई, सुरभि का भाई मेरे पास आया। शायद वह अपनी भांजी को मुझसे लेना चाहता था। मेरी तरफ आने ही वाला था कि सुरभि ने उसे मना कर दिया और कहा, नहीं भाई, अपना ना जाए और वे चुपचाप आप गाड़ी में बैठ जाइए, आप मत जाइए। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, लेकिन उनको अपने पास ही रिया को रखना है। वह भी चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया और अपनी बहन को लेकर यानी कि सुरभि को लेकर चला गया। जबकि मैं अपने कमरे में आया, रिया रो रही थी, खूब रो रही थी। मैंने आगे पीछे उसका फीडर देखा, वे मुझे कहीं भी नहीं मिला। जब मैं किचन में गया तो फीडर वैसे ही सीख में पड़ा हुआ था। मैंने रिया को नीचे फर्श पर बिठाया और फिर उस बोतल को बहुत अच्छे से धोकर फ्रिज में से दूध निकाल कर गर्म किया और रिया को फीडर में डाल कर दिया। फिर मैंने उसे अपने कमरे में ले आया। काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने सोचा कि अब तो कुछ खाने को भी देखना ही पड़ेगा। माँ के कमरे में गया और माँ से पूछा कि क्या क्या पकाया है माँ। माँ कहने लगी, क्यों, तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं पकाया? मैंने कहा, नहीं माँ, वे तो चली गई है, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। माँ मुझे हक्का बक्का होकर देखने लगी, क्योंकि जब वह जा रही थी तो मेरी माँ को नहीं पता था, और कहने लगी, सौरभ, आज तो मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। जब मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा तो वे बेड पर सर ढक कर लेटी हुई थी। मैंने लेकिन दीदी से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वही सोचा कि दीदी तो अपने ससुराल में घर पे सारे काम करती ही रहती है, बच्चे भी संभालती है और घर में भी उनका अलग है। यहाँ पर आती है तो कुछ आराम करने के लिए ही तो आती है। फिर मैं चुपचाप किचन में चला गया। किचन में आकर देखा तो सब्जी बनी हुई थी, यानी कि सुरभि शायद सब्जी बना कर गई थी। जब मैं ऑफिस से आया था तो वे सब्जी बना रही थी। फिर उसके बाद मैंने किचन में देखा कुछ बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा, माँ इन्हें आखिर कैसे धोएगी? माँ की तो शायद बहुत तबीयत खराब है, ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही धोना शुरू कर दिया। थोड़े से बर्तन थे, बहुत जल्दी धुल गए। जब मैं उन्हें सेल्फ पर रखने लगा तो मुझे रिया के रोने की आवाज आने लगी। मैं भागता हुआ कमरे की तरफ गया। रिया अपना फीडर खत्म कर चुकी थी, वे बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसे उठाया तो मुझे अपने हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। मैंने देखा तो रिया ने पोटी की हुई थी। मैंने जल्दी से रिया का पेपर चेंज किया और डायपर चेंज करने के बाद बहुत बुरे दिल से चेंज किया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम चेंज कर रहा था। बाकी के दिन तो सारे काम सुरभि ही संभालती थी, रिया को देखती थी, यहाँ तक कि मुझे उल्टी भी आने लगी थी, लेकिन मुझे ये काम भी तो करना ही था। पोटी साफ करके मैंने रिया के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने जब बेड के तरफ मुड़ा तो देखा कि बेड भी पूरा गंदा हो चुका है। मैंने बेड से वे सारे बेडशीट उतारी, अलमारी से धुली हुई बेड से सोट निकालकर बेडशीट बिछा दी। फिर वॉशरूम गया और जाकर रिया के कपड़े और बेडशीट धोए। अभी भी मैं धो ही रहा था कि मुझे रिया की रोने की फिर से आवाज आने लगी। मैं भागा हुआ कमरे में आया और यही सोच रहा था कि कहीं रिया गिर न जाए, क्योंकि अभी उसे बेड से झूले से नीचे उतरना नहीं आता है, क्योंकि वह अभी बहुत छोटी है, अभी 2 साल की तो है। लेकिन माँ अभी तक नहीं आ रही थी, उसकी आवाज तो माँ तक जा ही रही थी। मैंने उसे उठाकर माँ के पास ले गया और मैंने कहा, माँ थोड़ी देर तो रिया को देख लो, आपको इसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? कब से वह रो रही है। मैंने उसे माँ के पास छोड़ आया और आकर बेडशीट धोकर छत पर फैलाकर वापस आया तो मैं किचन में चला गया। मैंने सोचा कि सब्जी तो सुरभि बनाकर गई ही है, लेकिन मुझे तो रोटियां भी देखनी
गर्मी है। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बेलन पर कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। दीदी की भी तबीयत शायद खराब है और माँ से तो मैं ये नहीं कह सकता कि माँ आप ही कुछ बना कर दो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने फ्रिज खोला और देखा कि फ्रिज में आटा तो गूथा हुआ था ही नहीं। अब मैं आटा कैसे गूथूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और मैंने फ्रिज में देखा तो माँ का परहेज का भी खाना बना ही हुआ था। बस मुझे अब रोटियां ऑर्डर करनी थी। मैंने सोचा कि मैं बाहर से ही रोटियां ऑर्डर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे रोटियां तो बनाना आ ही नहीं रहा था और माँ को भी मैं बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मुझे रिया की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं रिया को उठाकर फिर से माँ के पास से ले आया, उसे चुप करवाने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद इसे भूख लग रही है। मैं किचन में गया और उसके लिए सेरेलेक बनाया, कुछ खाने के लिए बनाया। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि सेरेलेक बनाना कैसे है, उसे कैसे देना है। फिर इस डिब्बे के ऊपर रखा हुआ था, लिखा हुआ था, उसी की परहेज से मैंने उसे बनाया और रिया को फिर से पीने के लिए दिया। मैंने सेरेलेक बनाया और रिया को खिलाने लगा। उसने खाते खाते फिर से कपड़े गंदे कर लिए और मैं परेशान हो गया। मुझे उसे खिलाने के बाद उसके कपड़े फिर से चेंज करने लगे। तब तक रोटी भी मेरी आ चुकी थी जो मैंने ऑर्डर दिया था। रिया को मैंने बेड पर बिठाकर कुछ छोटे छोटे खिलौने उसको दे दिए थे खेलने के लिए, तो उनके साथ वो खेलने लगी थी। इतने में दरवाजे पर बेल की आवाज आई, क्योंकि रोटियां वाला बेल बजाया जा रहा था। मैंने रिया को फुसलाकर मैं जाकर दरवाजे पर गया और रोटियां लेकर मैं किचन में गया, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी और माँ को और दीदी को भी तो देना था, क्योंकि तबीयत तो माँ की भी खराब थी और मैं सोचा को माँ को भी दे दूँ। लेकिन मैं जब किचन में गया तो सब्जियां वहाँ पर ठंडी पड़ गई थी, शायद इसलिए क्योंकि सुबह उस वक्त बहुत ही पहले बनाकर चली गई थी। और रिया को मैं जब फिर से देखने गया तो वह सो चुकी थी, क्योंकि बच्चे को संभालना कोई आसान काम नहीं है। आज मुझे समझ में आ रहा था, पिछले इन 3 घंटों से मुझे इस बात का तो एहसास हो ही रहा था कि मैंने माँ के पास फिर गया और माँ से कहा कि माँ आप उठकर सब्जी गर्म कर दो, जबकि माँ ने मुझे साफ जवाब दे दिया कि नहीं नहीं सौरभ बेटा, मुझ में तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। मैं किचन में आया और अपनी और माँ की सब्जी गर्म किया, उन्हें उनके कमरे में दे आया और अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गया। रिया अभी तक अपने खिलौने के साथ खेलते खेलते सोई हुई पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी मोटे मोटे निवाले तोड़कर खाना खाए, क्योंकि मुझे डर लग रहा था क्योंकि रिया उठ ना जाए। यही सोचा कि अगर रिया रोना शुरू कर दी तो फिर मैं कैसे खा पाऊंगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना खाया। अभी खाना खा ही चुका था कि रिया ने फिर से रोना शुरू कर दिया, शायद वह जाग गई थी। फिर मैंने रिया को उठा लिया, उसे उठाते हुए मैंने किचन में बर्तन रखने गया। चाय पीने का बहुत मूड हो रहा था। मुझे याद था इस टाइम खाने के बाद सुरभि कभी कप कॉफी तो कभी चाय बनाकर मुझे जरूर ला कर देती थी और मुस्कुराते हुए बोलती थी कि आप थक गए हैं तो मैं आपका सर दबा देती हूँ, टांगे दबा देती हूँ। और कभी वे मेरा सर दबाना शुरू कर देती थी तो कभी टांगे, और मुझे बहुत सुकून राहत मिलता था। आज मुझे सुरभि की बहुत याद आ रही थी। बस इन 3-4 घंटों में ही मैं किचन में आया तो चाय तो नहीं बना सकता था, क्योंकि रिया को उठाया हुआ था, मैंने गोद में लिया हुआ था। मैं फिर कमरे में वापस आ गया। रिया को एक खिलौना पकड़ाकर मैं जल्दी जल्दी किचन में गया और उसका फीडर धोकर उसमें दूध डाला और फीडर को ओवन में रख दिया। दूध बस 1 मिनट में ही गर्म हो गया। मैं जल्दी से फीडर लेकर कमरे में आया, तब तक रिया के रोने की आवाज फिर आ रही थी। मैंने रिया को फीडर दिया और वे चुप हो गई। फिर मैं उसे अपने हाथों में लिटाकर कमरे में चलने लगा। कुछ ही देर में बाद वह सो गई। मैंने खुद भी उसके पास लेट गया। ना जाने कब मेरी भी आंखें लग गई, क्योंकि पिछले 3 से 4 घंटों तक मेरी भी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मैं बहुत क्योंकि थक गया था और महसूस कर रहा था, आधी रात बहुत थकान महसूस कर रहा था। आधी रात को मेरी आंखें खुली, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बिस्तर पूरा गीला हो चुका है। मैंने जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया और देखा तो रिया का पेपर डायपर लीक था। मैंने जल्दी से उसका डायपर चेंज किया, उसके कपड़े चेंज किए, अलमारी से एक और बेडशीट निकाली और चेंज की। नींद इतनी ज्यादा आ रही थी कि वे कपड़े और बेडशीट मैंने ऐसे ही वॉशरूम में रख दिया और खुद भी सो गया और रिया को भी सुला दिया। सुबह उठा तो काफी टाइम हो चुका था। तब तक माँ नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन जब मैं जागा तो माँ ने मुझसे नाश्ते को नहीं पूछा कि बेटा तुम नाश्ता करोगे। मैंने दीदी के बच्चे को भी आंगन में खेल रहे थे, दीदी ने भी मुझसे खाने को एक बार भी नहीं पूछा, जबकि मैं खुद ही किचन में आया और फिर से ब्रेड
और बटर निकाल कर बगैर गर्म किए जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो मुझे पराठा बनाना आता था और ना ही टाइम भी था मेरे पास। हालांकि मुझे नाश्ते में दही और पराठा बहुत ही पसंद था। मुझे नहीं पता था कि सुरभि कब और कैसे दही बना देती थी, कितना दूध डालती थी और इसमें कितनी दही मिक्स करती थी। मुझे तो बस हर चीज़ हरदम तैयार ही मिलता था। फिर मैंने ब्रेड खाई और जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए चला गया और रिया को माँ को पकड़ा दिया। सारा दिन ऑफिस में बिजी रहने के बाद जब मैं फिर से घर आया तो मुझे गली से रहने के बाद जब मैं घर आया तो मुझे फिर से रिया के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने फटाक से दरवाज़ा खोला। रिया आंगन में ही फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके आसपास बहुत सारे खिलौने जरूर पड़े हुए थे, लेकिन ना माँ संभाल रही थी, ना मेरी दीदी, ना उसके बच्चे खिला रहे थे। जब मैं अंदर गया तो मुझे देखकर वे बहुत और चिल्लाने लगी रिया, और पापा पापा कहने लगी और मेरे पास आ गई। मैंने जल्दी से उसे उठाया और वही कल वाला हाल के उसके पेपर से मेरा हाथ गंदा हो गया। मैं बहुत परेशान हुआ और अपनी माँ की तरफ देखने लगा और अपनी माँ से कहा कि माँ, दीदी, तुम दोनों यहीं पर हो, इसका डायपर गंदा हुआ पड़ा हुआ है और तुम दोनों में से कोई भी धो नहीं रही हो। उनकी भी तो, आपकी भी तो कुछ लगती है। भाई की बेटी है, इंसान कम से कम मजबूरी में ही कोई काम कर देता है। दीदी, माँ कहने लगी, नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी तो दिन में चली गई थी, अब जाने ही वाली है। वे तो 1 महीने से मेरे पास नहीं आई थी और मुझसे मिलने ही आई है, तो मैं उसे क्यों काम करवाऊँ, बस कल जाने ही वाली है। मैंने माँ से कहा कि दीदी इतना तो देख सकती है कि आपकी तबीयत खराब है माँ, तो दीदी को थोड़ा दिन के लिए ही आई है तो क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब में आपकी परेशानी नहीं संभाल सकती है। और ये कोई पराई थी, मेरी ही तो बेटी थी। 3-4 दिन अगर यहाँ पर और रह लेती तो क्या हो जाता। लेकिन मैं तो शायद समझ गया था कि वह इन्हीं झमेलों की वजह से घर से चली जाना चाहती है। हालांकि पिछले महीने जब वे आई थी तो पूरे 10 दिन रहकर गई थी और मैंने खुद महसूस किया था कि सुरभि ने उनके बच्चों को भी संभाला हुआ था और वे आराम ही दिन भर करती रहती थी। लेकिन फिर भी उनकी जबान पर यही शिकायत रहती थी कि सुरभि हमारा ठीक तरह से ख्याल नहीं रखती है। और जब मैं ऑफिस गया तो मेरी बेटी को 1 घंटे 2 घंटे के लिए डायपर चेंज करने में उनको मुसीबत आ पड़ी। मैं यही सोच रहा था कि सुरभि के जोर जोर से रोने और कहने पर भी मैं सुन नहीं पा रहा था उसका आवाज़। मैं तो बस अपनी माँ का ही भक्त बेटा बनकर बैठा हुआ था। मेरी बेटी रिया रो रही थी, मुझे झिझोर दिया। मैंने जल्दी से वॉशरूम गया और वहाँ से रात वाले कपड़े देखकर मेरा और भी दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैं जब सुरभि को डांटता था तो वह चुप रहती थी, लेकिन यहाँ पर माँ को और दीदी को कहने पर तो उल्टा जवाब भी मिला। और मेरे रात के जो कपड़े गंदे हुए थे मेरे वॉशरूम में वैसे ही बिल्कुल पड़े हुए थे। अब तो सारा काम मुझे ही करना था, क्योंकि मैंने ही तो सुरभि को उसके मायके भेजा था। मैंने रिया के कपड़े उतारे और रिया को फिर से नहलाया, क्योंकि पूरा हुआ गंदा हो पड़ी थी। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन यह सब तो मुझे ही करना था। मैंने रिया को अच्छे से तैयार किया और कमरे की हालत ठीक की। जल्दी से वॉशरूम में पड़े गंदे कपड़े धोए, उन्हें धोए, अपनी शर्ट धोई और छत पर फैलाने के लिए चला गया। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था। इतने सारे काम के बाद भी सुरभि ने कभी अपने माथे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं आने दिया था और न मुझे कभी भी बोला था कि इतने दिन भर मैं काम करता हूँ। अगर मैं कुछ भी कह देता था तो वो आगे से मुस्कुरा देती थी और मुझे बिल्कुल भी जवाब नहीं देती थी। माँ तो मुझे हरदम समझाया करती थी, ताने देती थी कि तुम्हारी बीबी हरदम पड़ी रहती है, लेकिन मेरी ही आंखें बंद थी कि सुरभि के कामों को मैं अनदेखा कर रहा था और सुरभि भी मेरे माँ के खिलाफ एक शब्द भी मुझे नहीं भड़का रही थी। इसके बाद भी वे मेरा बहुत ख्याल रखती थी। ये सब सिर्फ माँ की वजह से हुआ था, क्योंकि माँ मुझे बार बार ताने देती थी कि तुम्हारी पत्नी करती ही क्या है, आखिर करती ही क्या है, सोई तो रहती है। पता नहीं माँ को सुरभि से क्यों इतनी चिढ़ थी। मैंने किचन में गया, वहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं था। रिया को दूध गर्म करके दिया और यही सोच रहा था कि इतना भड़काने के बाद माँ ने इतना तो कर लिया कि अपने लिए कुछ परहेजी खाना बना लिया, लेकिन बेटे को पूछा तक नहीं। माँ तो कहती थी कि बर्तन मैं धोती हूँ, तो वे सीख तो बर्तनों से भरा पड़ा था। माँ ये कहती थी कि फर्श मैं साफ करती हूँ, लेकिन 2 दिनों से फर्श भी गंदा पड़ा था, क्योंकि सुरभि के गए हुए अब 2 दिन हो गए थे। मैं किचन में गया और कुछ बर्तन धोए, क्योंकि अब तक मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से दिमाग में समझ में आ गया था कि माँ मेरा घर तोड़ना चाहती थी,
थी, भड़काते रहती थी। मैं अच्छे से समझ गया था। किचन में सारा बर्तन नहीं धोया और कुछ भी नहीं काम किया। किचन में कुछ चीजें सिर्फ अपने लिए समेटी और आकर रिया को उठाया और उसे प्यार करने लगा और अपनी बेटी से कहा कि चलो बेटा। जब बाहर निकला तो माँ कहने लगी, सौरभ बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा माँ मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। यह कहते हुए मैंने अपनी बाइक निकाली और रिया को आगे बिठाया और अपनी बाइक को उस साइड पर ले गया जहाँ मुझे जाना था। जिस समय मुझे वे रास्ते को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए था, जिस रास्तों पर मेरी मंजिल थी। मैंने ये समझ गया था कि सुरभि के बगैर कुछ भी नहीं हूँ मैं। मेरी पत्नी के बगैर मेरा घर बिल्कुल अधूरा है। ये सब कुछ मेरी बेटी, मेरा घर तो मेरी पत्नी ने ही संभाल हुआ था। बस माँ मुझे इस प्रकार से भड़काते रह रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं सब घर का काम देख रहा हूँ। बस उन्हें तो भड़काने आता था, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा करवाने आता था। मुझे अभी भी याद आ रहा था कि सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकालना भी मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था क्योंकि सारा काम तो सुबह ही करती थी। उसके जाने के बाद उसकी बहुत याद आ रही थी, उसकी मेहनत, उसके काम सब याद आ रहे थे कि मुझे तो बस बैठा बैठाया मिलता था और माँ कहती थी कि दिन भर तो मैं काम करती हूँ। सुरभि थी सब सोई रहती थी, लेकिन इत्फाक से जब मैं आता था तो सुरभि आराम करती थी सारे घर के काम करके और माँ सारा काम का क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहती थी, हरदम लड़ाई झगड़ा करवाना चाहती थी। सुरभि ने कुछ कपड़े प्रेस करके मेरे लिए अलमारी में लटकाए हुए थे। मैं उन्हीं कपड़ों में से एक पहन के उसके मायके पहुंच गया। मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा सुरभि की भाभी ने खोला। मैंने नमस्ते कहते हुए अंदर गया। उन्होंने रिया को मेरी गोद से ले लिया। मैंने उनसे सुरभि के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वे अंदर कमरे में बैठी है। मैं जब सुरभि के पास गया तो मैं देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वह बहुत ज्यादा रो रही थी 2 दिनों से। मैंने उसे पुकारा। मुझे देखकर वह बहुत हैरान हुई और जल्दी से उठकर खड़ी हुई और मुझसे रिया के बारे में पूछने लगी क्योंकि उसका दिल और दिमाग पर अपनी बेटी के बारे में जो ख्याल था। जल्दी से भागकर बाहर गई और उसने रिया को उठा लिया और उसे चूमने लगी। ये सब देखकर मैं मुस्कुराने लगा और मैंने सुरभि का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, सुरभि मैं तुमसे दिल से माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारे बगैर मेरा घर अधूरा है। मेरा इतना ही कहना था कि वे मुस्कुरा दी और रिया को खूब प्यार करने लगी। वे एक पत्नी भी थी और वे एक माँ भी थी। वे हंसी खुशी मेरे साथ मेरे घर वापस आ गई। बस इन 2 ही दिनों में मुझे यह एहसास हो चुका था कि पत्नी के बगैर सब कुछ अधूरा है। घर, पति और बच्चे तो दोनों के साथ चलते हैं। मैं अपनी माँ के बातों में आकर अपनी पत्नी पर अंधविश्वास किया। उसकी बातों को कभी भी सुना नहीं और ना वह मुझसे बोली, लेकिन मेरा भी फर्ज था कि अपने पति के फर्ज को निभाऊं, अपनी पत्नी और माँ दोनों को देखूं। कम से कम माँ की बात तो सुन लेता था, लेकिन पत्नी की भी बात सुनूं या चुपके से दोनों को देखूं, लेकिन मैं यह गलती कर बैठा था। तो दोस्तों यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।